Good morning student. Welcome to SGI online class 8 हिंदी साहित्य का पाठ 2 खेल। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पाठ 2 खेल नामक कहानी को पढ़ा व समझा। आज मैं उसी पाठ को आगे आपको पढ़ा करके समझाऊंगी। सुर वाला मुंह बाएं आंखें स्थिर करके इस भाड़ सृष्टि को देखकर विस्मित और पुलकित होने लगी। परमात्मा कहाँ विराजते हैं? कोई इस बाला से पूछे तो वह बताए इस भाड़ में जादू है। मनोहर अपनी सूरी को छोड़कर पानी से नाता तोड़कर हाथ की लकड़ी को भरपूर जोर से गंगा की धार में फेंककर जब मुड़ा तब सुश्री सुरवाला देवी एकटक अपनी परमात्मा लीला के जादू को बूझने और सुलझाने में लगी हुई थी। मनोहर ने बाला की दृष्टि का अनुसरण कर देखा। रानी भाड़ में अटकी हुई है। उसने जोर से कहा कर एक लात से भाड़ का काम तमाम कर दिया। ना जाने क्या किला फतह किया हो। ऐसे गर्व से भरकर निर्दयी मनोहर चिल्लाया, सुरो रानी। सुरो रानी मुंह खड़ी थी। उनके मुंह पर जहां अभी परम विशुद्ध रस था वहां एक शून्य फैल गया। रानी के सामने एक स्वर्ग आ खड़ा हुआ था। वह उन्हीं के हाथों का बनाया हुआ था और वह एक व्यक्ति को अपने साथ लेकर उस स्वर्ग की एक एक मनोरमता और स्वर्गमयता को दिखलाना चाहती थी। हाँ, हंत वही व्यक्ति आया और उसने अपनी लात से उसे तोड़ फोड़ डाला। रानी हमारी बड़ी व्यथा से मर गई। हमारे विद्वान पाठकों में से कोई होता तो उस मूर्खों को समझाता यह संसार क्षण भंगुर है। इसमें दुख क्या और सुख क्या। जो जिसे बनाया गया है वह उसी में लय हो गया। इसमें शोक और उद्वेग की क्या बात है। यह संसार जल का बुलबुला है। फूटकर किसी रोज जल में ही मिल जाएगा। पर बेचारी बालिका का दुर्भाग्य, कोई विद्वान पंडित तत्वोपदेश के लिए गंगा तट पर नहीं पहुंच सका। तो यहाँ पर बच्चों विज्ञ का अर्थ है जानकार। विज्ञ का अर्थ है जानकार। जानकार। सुरवाला रूठती क्यों है? बाला तनिक ना हिली। सुरी सुरी ओ सुरी। अब वरना ना हो सका। मनोहर की आवाज हठात कपी सी निकली। सुरबाला अब और मुंह फेर कर खड़ी हो गई। स्वर के इस कंपन का सामना शायद उससे ना हो सका। सुरी ओ सुरिया, मैं मनोहर हूँ। मनोहर, मुझे मारती नहीं, मुझे मारती नहीं। यह मनोहर ने उसके पीठ पीछे से कहा और ऐसे कहा जैसे वह यह प्रकट करना चाहता है कि वह रो नहीं रहा है। अब हमें नहीं बोलते। बालिका के बिना बोले रहा न गया। उसका भार शायद स्वर्ग विलीन हो गया। विलीन का अर्थ होता है किसी में मिल जाना। विलीन का अर्थ है किसी में मिल जाना। मिल जाना। उसका स्थान और बाला की सारी दुनिया का स्थान कांपती हुई मनोहर की आवाज ने ले लिया। मनोहर ने बड़ा बल लगाकर कहा, सुरी मनोहर तेरे पीछे खड़ा है। वह दुष्ट है, बोल मत। पर उस पर रेत क्यों नहीं फेंक देती? मार क्यों नहीं देती? उसे एक थप्पड़ लगा। वह अब कहीं कसूर नहीं करेगा। बाला ने कड़क कर कहा, चुप रहो। चुप रहता हूँ।
पर मुझे देखोगी भी कि नहीं? नहीं देखते। अच्छा, मत देखो, मत ही देखो, मैं अब कभी सामने ना आऊंगा। ऐसा किसने कहा? मनोहर ने। मैं उससे लायक हूँ, कह दिया तुमसे, यह चुप रहो, हम नहीं बोलते। मनोहर बोला, लो सुरी, मैं नहीं बोलता, मैं बैठ जाता हूँ, यहीं बैठा रहूंगा। तुम जब तक ना कहोगी ना उठूंगा ना बोलूंगा। मनोहर चुप बैठ गया। कुछ क्षण बाद हार कर सुरबाला बोली, हमारा भाड़ क्यों तोड़ा? हमारा भाड़ बना कर दो, हम वैसे ही लेंगे, वैसा ही लो, उससे भी अच्छा लो। ऐसा मनोहर ने कहा। लो, सब ले लो, तुम बताते जाओ, मैं बनाता जाऊं। हम नहीं बताएंगे तुमसे तुमने क्यों तोड़ा, तुमसे जैसा बने तुम ही बनाओ। अच्छा, पर तुम उधर देखो तो। हम नहीं देखते, पहले भाड़ बना कर दो। मनोहर ने एक भाड़ तैयार किया, कहा, लो भाड़ बन गया। हाँ, धुएं का रास्ता बनाया, क्या कुटी बनाई, सो कैसे बनाओ, मुझे बताओ। ऐसा मनोहर ने कहा। सुरबाला, पहले बनाओ फिर बताऊंगी। भाड़ के सिर पर एक सींग लगाकर और एक एक पत्ते की ओट लगाकर कहा, बना दिया। तुरंत मुड़कर सुरबाला ने कहा, अच्छा दिखाओ। सींग ठीक नहीं लगी जी, पत्ता ऐसे लगेगा। आदि आदि संशोधन कर चुकने पर मनोहर को हुक्म हुआ, थोड़ा पानी लाओ, भाड़ के सींग पर डालोगे। मनोहर पानी लाया। गंगा जल के कर पत्रों द्वारा वह भाड़ का अभिषेक करना चाहता था। कर पात्र का है हाथ का बर्तन। कर पात्र का अर्थ हुआ हाथ का बर्तन। भाड़ का अभिषेक करना ही चाहता था कि सुरो रानी ने एक लात में भाड़ के सिर को चकनाचूर कर दिया। सुरबाला रानी खुशी से नाच उठी। मनोहर उत्फुल्लता से कहकर हंसने लगा। उस निर्धन प्राण में वह निर्मल शिशु हास्य स्वर लहरे लेता हुआ व्याप्त हो गया। सूरज महाराज बालकों जैसे लाल लाल मुंह से गुलाबी गुलाबी हंसी हंस रहे थे। गंगा मानो जानबूझकर किलकारियां भर रही थी। बच्चों, इस पाठ में छोटे छोटे बच्चों के खेल के माध्यम से कवि ने अर्थात जनित कुमार जी ने बताया है कि जो ये संसार है यह क्षणभंगुर है। इसमें नष्ट होने से या उत्पत्ति होने से किसी व्यक्ति का कुछ नहीं जाता, अर्थात खुशियां ही इस जीवन में सबको खुशी देता है। थैंक यू। Hello students, welcome to SUI online classes of English. I am A.K. Dwivedi and today I will teach you adjective in grammar, that is third chapter. Okay, so be ready and try to understand seriously everything. Students, first of all, adjective. Adjective means visheshan. That means definition, words that describe nouns or pronouns. Means ऐसे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं are called adjectives. They add means जोड़ते हैं something to the meaning of noun or pronoun. Students, adjectives are those words which describe noun or pronoun. यानी adjective वे शब्द हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, उसके बारे में कुछ बताते हैं. They add to the meaning of noun or pronoun.
वो नाउन या प्रोनाउन की मीनिंग में कुछ ऐड करते हैं। टेल व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आर थिंग। ओके, नाउ फॉर एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल you can see my book is costly and new. Students, in this sentence adjective are costly and new. Costly means महंगी, कीमती, new नई, and these two words which are adjective and tell something about the book, that is noun. Okay, do you understand? Costly and new are the adjectives because they tell something about the noun, that is book. Okay, now next example, the man was hungry and thirsty. Okay, the man was hungry and thirsty. What kind of, how was the man? What kind of या how? तो hungry and thirsty. Students, here two adjectives are used. Hungry means भूखा, thirsty means प्यासा. आदमी भूखा और प्यासा था. कैसा था? Hungry and thirsty. They are adjectives and these words are used for noun, that is man. Okay, here hungry and thirsty describe man. They tell, they add something to the meaning of noun, that is man. Okay, now next one, you need some milk. Okay, here adjective is some. How much milk is needed? Some milk. So here some is adjective and it describes, it tells something about milk, and milk, that is noun. Okay, now next example, the knife is not blunt. Here blunt is adjective because this word describes of knife. What kind of knife it is? Knife कैसी है? Knife is blunt. Here knife is noun and the adjective that is used for knife is blunt. Okay, so these are the examples. Here these words add something to the meaning of noun or pronoun. They tell something about noun or pronoun. Now students, kinds of adjective. Adjectives are several kinds. I think you definitely must have studied or learnt about the kinds of adjectives in lower classes, but once again I will tell you various categories or kinds of adjectives. These are, first one, adjective of quality. You know, adjective of quality. Quality means good. What kind of person or thing is. Okay, it tell the quality of noun or pronoun. मतलब quality बताते हैं कैसे है, like he is an honest man. तो man कैसा है? Honest. तो words that tell about quality are known as adjective of quality. Next one, adjective of number. Adjective of number tell about the number of things, person, people, number of noun or pronoun. Suppose some students are doing work in this room. Here some is used as adjective of number. I purchased several books. Several, that is adjective of number. Okay, now third one, adjective of quality. Quantity. Adjective of quantity. Quantity, it tells about the quantity, how much something is, like milk. You need some milk.
How much? Some, all, etc. Little, I have little sugar in the bag. So little, some, all, they tell about the quantity. Okay. Now demonstrative adjectives. Demonstrative, they demonstrate something, and these are like these, those. I will tell you that, this, etc. These, those, that, this, etc. Because they demonstrate something. Suppose this fan, that boy, those children. Okay? So these, those, that, this are the words which are used as demonstrative adjective. Now next one, interrogative adjective. Interrogative adjective means the words which are used for asking questions, like who, why, whom, what, when, which, etc. These are interrogative adjectives because these words are used for asking a question. I will tell you and I will define all these things. Now next one, proper adjective. Students, you have learnt kinds of noun. There is one category of noun, proper noun. You know proper noun like America. America is proper noun. And when you make proper adjective by America, it will be like this: American. American is proper adjective. Like India, India, that is proper noun. It will change into proper adjective like that. That will be Indian. American, Indian, Japanese, Chinese, the words which are framed from proper noun. Any proper adjectives are made from proper noun, like Chinese, Japanese, Australian, English, French, etc. Now next one, possessive adjective. Students, you know there is one category of pronoun also, possessive, shows possession. Shows possession, that means my, our, your, his, her, etc. There, these words are used as possessive adjective because they show possession. Now last one, that is distributive adjective. Distributive adjective shows distribution. They point out things separately, like either, neither, each, every, etc. These words show distribution, that's why they are called distributive adjective. Okay, students, you have to note down all the material that is present on the blackboard in your clear notebook in good handwriting. Students, this is chapter 3rd. Chapter 3rd. Okay. So next day I will explain the definition of these categories of adjective. I will tell you the definitions of these categories of adjective. So till then, prepare this material. Okay. Thank you for attending the classes.
Good morning, students. I welcome you all to the online classes of SGOI. In the last class, we have completed exercise 1D. Today, I will be starting with exercise 1C, and it deals with the multiplication of the rational numbers along with the division of rational numbers. But in today's part, we will be covering multiplication of rational numbers. So let's start. Suppose you are provided with a rational number p upon q and another rational number a upon b. And there is a multiplication sign in between. That means you are required to find the product of two given rational numbers. So it will give us p multiplied by a upon q multiplied by b. Because p is the numerator and a is also the numerator. So numerator will be multiplied with the numerator and denominator will be multiplied with the denominator. Okay. So for this instance, we can do question number 1. Now question number 1 is find the product of. ऐसे ही करना है आपको. We will be taking one question of it. For example, I am taking question number 1, third part. It is minus 3 upon 16 multiplied by 8 upon 15. Minus 15. Okay, so this minus 3 into 8 will give us minus 24, and this 16 into minus 15 will give us minus 240. Okay. Then this minus and minus sign will be eliminated and it will be 24 upon 240, which can be further reduced to 1 upon 10. Clearly हमें दिख रहा है 24 1 and 24 10 240 है ना, तो answer will be 1 upon 10. Similarly, you could do all the rest of the questions of question number 1. Moving ahead to question number 2, which is find the multiplicative inverse. In question number 2, we will be dealing with multiplicative inverse. Multiplicative inverse is nothing but the reciprocal of the given rational number. For example, you are provided the rational number p upon q and you are required to find the reciprocal of p upon q. So it will be 1 upon p upon q. That will be ultimately equal to q upon p. So from here we can say that the reciprocal of p upon q will be q upon p. Okay, so we can further understand it with the help of a example. An example could be any question of question number 2. Okay, so in question number 2 I am taking second part. In second part, it is given minus 16. That means you are required to find the multiplicative inverse of minus 16. So of course, minus 16 could be written as minus 16 upon 1. Further, if you want to find the reciprocal of it, we will be doing 1 upon minus 16, which will be equal to minus 1 upon 16. Because in standard form of things, the negative sign is preferred on the numerator end. Okay, so that's the concept of multiplicative inverse. Let's take one more example for the better understanding of multiplicative inverse. For example, you are required to find the multiplicative inverse of 0 upon 2. Okay, that is question number 2, third part. It is 0 upon 2. ठीक है, और आपको क्या करना है, इसका multiplicative inverse find करना, और multiplicative inverse find करने में क्या करते हैं, आप इसका उल्टा कर देते हैं ना, तो that will give us 2 upon 0. And you know that if any integer or number is being divided with 2, the answer comes out to be not defined. So from here we can note that the multiplicative inverse of 0 is not defined, and the multiplicative inverse of any number which is being divided by 2, which is being divided by any kind of number, the answer is always not defined. Okay, so this is the concept regarding the multiplicative inverse. Moving ahead to question number 3. Question number 3 says find the quotient. Question number 3 says find the quotient. You are required to find the quotient. For example, it is saying in first part 17 upon 8 divided by 51 upon 4. So as far as rational numbers are concerned, division and multiplication are quite similar to each other. From that we can say that it's just the matter of
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, डिवीजन को सॉल्व करने के लिए आप अभी तक फ्रैक्शन में कैसे करते थे, 17/8, फिर दिस डिवीजन साइन चेंजेस टू मल्टीप्लिकेशन और आगे नंबर का रेसिप्रोकल कर देते थे, है ना, तो 4/51 ऐसे करते थे। फ्रॉम हियर वी कैन से दैट दिस 17 1 17 and 17 3 51 and this 4 1 4 and 4 2 8, so ultimately answer will be 1/6। ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवाइडिंग द टू रेशनल नंबर्स। बट यहाँ पे ये क्यों दिया गया है, बिकॉज अभी हमने सेकंड क्वेश्चन में पढ़ा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो अगर इसको आप सॉल्व करो एज फार एज रेशनल नंबर्स आर कंसर्न, तो इस तरीके से आप लिखोगे 17/8, ओके, फिर दिस डिवाइड साइन विल बी चेंज टू मल्टीप्लाई एंड वी विल राइट multiplicative inverse of this number 51/4। ठीक है, तो जब आप 51/4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखोगे तो वो उल्टा हो जाएगा, तो इट विल गिव अस 17/8 मल्टीप्लाई बाय 4/51, वही यहाँ पे किया था। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो और चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। यू कैन डू ऑल द रेस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन by your own, okay? I have told you the concept how to approach these questions. Now moving further to question number 4. This question number 4 is very important because it deals with the certain kind of properties related to rational numbers, and we'll be studying these properties one by one, okay? So in question number 4 we are first learning the properties of multiplication. So property number 1, that is called the closure property. This is not that important, but you are required to be knowing everything regarding this. So what is closure property? Suppose you are provided with a rational number 5/7, then you are multiplying this with another rational number 2/9 and you have enclosed it within the brackets। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पे क्या आएगा आंसर, आंसर वुड बी 10/7 63, आंसर वुड बी 10/63। तो जो ये आंसर मिला, दिस रेशनल नंबर, सॉरी दिस आंसर इज आल्सो अ रेशनल नंबर। ये कौन बताता है, क्लोजर प्रॉपर्टी बताता है कि जब भी आप दो रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो जो आंसर ऑब्टेन होता है दैट इज आल्सो व्हाट, रेशनल। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 2 व्हिच इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। Commutative property. What does commutative property of multiplication says? It says whenever a is being multiplied with b is equal to b multiplied by a, ना? लेकिन यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, रेशनल नंबर्स की। तो हम लिखेंगे सपोज यू आर प्रोवाइडेड विद a upon b multiplied with c upon d, that will be equal to c upon d multiplied with a upon b। ठीक है, दैट मींस अगर आप पोजीशन चेंज करते हो रेशनल नंबर्स की तो उनके वैल्यूज में कोई चेंज नहीं आता, दैट मींस द रिजल्ट ऑलवेज रिमेंस द सेम। दिस इज कॉल्ड द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, मतलब ऑर्डर चेंज करने से रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आता है। मूविंग अहेड टू वन मोर प्रॉपर्टी व्हिच इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 3, दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। What does associative property say? Associative property tells us that whenever you are provided with 3 rational numbers, ना associative property जो होती है वो 3 rational numbers से डील करती है। For example, a upon b multiply with b, c upon d multiply with e upon f। ठीक है, suppose you are given with these kind of form of rational numbers, this will be equal to a upon b multiply with c upon d then multiply with e upon f, है ना। तो कभी भी ऐसा फॉर्म दिया होगा तो you will be saying this is called the associative properties, और इसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा सेम होगी। मतलब कि पहले आप बाद वाले ब्रैकेट्स को सॉल्व करके फिर a को
पहले वाले नंबर को मल्टीप्लाई करो या पहले दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई करो, द रिजल्ट ऑलवेज कम्स आउट टू बी द सेम. दिस इज कॉल्ड द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन एज फार एज रेशनल नंबर्स आर कंसर्न. वन मोर प्रॉपर्टी व्हिच इज द प्रॉपर्टी ऑफ जीरो. ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट बट इट इज देयर इन द सिलेबस, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू. आपको पहले से पता है कि मैंने if you are multiplying any rational number with zero, the answer comes out to be zero. आप छोटे क्लासेस में पढ़ चुके हो कि अगर जीरो से किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर ऑलवेज कम्स आउट टू बी जीरो, तो चाहे वो रेशनल नंबर ही क्यों ना हो. तो रेशनल नंबर भी मान लीजिए दिया है आपको p upon q and you are multiplying it with zero, the answer comes out to be zero. This is called the property of zero. Okay, so this is the end of the properties and we will be using these properties in question number 4. तो मैं जल्दी से question number 4 बता देता हूं आपको, है ना. इन क्वेश्चन नंबर 4 इट इज सेइंग नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड इलस्ट्रेटेड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट. जो स्टेटमेंट्स लिखे हैं इसमें आपको क्या बतानी, सारी प्रॉपर्टीज बतानी है. सॉरी एक प्रॉपर्टी और बच गई, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. फॉर एग्जांपल आपको दिया गया a upon b मल्टीप्लाई विद c upon d प्लस e upon f. ठीक है, इस तरीके से आपको दिया गया तो इसका रिजल्ट क्या निकल के आएगा. द रिजल्ट विल बी this multiplied with this, then plus sign, and this again this multiplied with this. This is called the property of distribution. That is a upon b multiply with c upon d plus a upon b multiply with e upon f. ठीक है, so this is called the property of distribution. ठीक है, अब जल्दी से मैं क्वेश्चन नंबर 4 बता देता हूँ. क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट पार्ट में देखिए पोजीशन ऑफ रेशनल नंबर्स को चेंज किया गया है. ठीक है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है जब दो रेशनल नंबर्स यूज हो रहे होते हैं. दिस इज कॉल्ड द प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेशन. ठीक है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगा फर्स्ट में. इन सेकंड three rational numbers are being used, bracket is also there and bracket is being shifted from two pairs to the last two pairs, है ना. so this is called the property of association or you could say associative property. Part number 3 it is minus 2 upon 3 in brackets two rational numbers are being added and then equal to the same form which I have written यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पे आप जो देख रहे हो यही फॉर्म पार्ट नंबर 3 में दिया है. तो आप क्या बोल सकते हो, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. ओके, मूविंग टू पार्ट 4 समथिंग इज बीइंग मल्टीप्लाइड विद 1 और आप जानते हो 1 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई होती है तो आंसर वही रहता है. दिस इज कॉल्ड प्रॉपर्टी ऑफ 1. इन पार्ट नंबर 5 one number is being multiplied with its own multiplicative inverse. अगर मान लो कोई नंबर 7/3 है और आप उसी के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मतलब 3/7 से मल्टीप्लाई करते हो तो 3 and 7 will be cancelled out and the answer comes out to be 1. Okay, so this is called the property of multiplicative inverse. And last, that is part number 6. It is there a rational number is being multiplied with 0 and I already told you that if any number is being multiplied with 0 the answer comes out to be the 0 and the property which is being used here is the property of 0. Okay, so that's it for today. Tomorrow we'll be starting with the division part. Thank you. Hello students, today we will understand the formation of meniscus in a liquid contained in a narrow vessel. Now, suppose you have a test tube and suppose you have a glass test tube and you fill water in it. Here you have filled water in it. Now you expect that its topmost surface will be flat, that is horizontal. Flat, that is horizontal. But if you see it very carefully, you will find that it is not flat or horizontal. When you see it carefully, you will find that it is depressed. It is not circular, it is depressed.
it is depressed in the middle. So we called it meniscus. We called it meniscus. But you will see here is a shape. So if it is depressed in the middle, then it is called concave meniscus. Concave meniscus. And if it is depressed in the side of the glasses, then it is called convex meniscus. Okay, so it is convex meniscus. Then you can think that in which liquid convex meniscus is formed. If you filled Hd called mercury in the test tube, then you will find that this type of formation, and it is called convex meniscus. Convex meniscus. Okay students, this is concave meniscus and it is concave meniscus. Now we will understand the reason behind the formation of this meniscus. But before understanding the reason, first see the definition of this meniscus. Okay. The formation of curved surface. The formation of curved surface by the exposed surface of the liquid contained in a narrow vessel is called meniscus. Okay students, the formation of curved surface by the exposed surface of the liquid contained in a narrow vessel is called meniscus. And let's see its second definition. A meniscus is a curve. A meniscus is a curve in the surface of molecular substance when it touches another material. So this is the second definition. Meniscus is a curve in the surface of molecular substance when it touches another material. So these are the two definitions of meniscus. Now we will understand the reason behind the formation of meniscus. In very simple words, force of adhesion is responsible for the formation of meniscus. Okay students, force of adhesion is responsible for the formation of meniscus. As we have already discussed force of adhesion and force of cohesion in our last lecture, so I will not discuss, but see again what is force of adhesion. The force of attraction between two different type of molecules is called force of adhesion. And what is force of cohesion? The force of attraction between two same kind of elements is called force of adhesion. Okay students, now we will understand its reason. Now we will see the reason of formation of meniscus. The reason I have already told you, force of adhesion. So say here it is water and this is concave meniscus. Here it is mercury and here it is convex meniscus. Okay. Now you will see if the
if the water molecule stick to if the molecules of liquid stick to each other, if the molecules of liquid stick to each other better than they stick to glass molecules, then convex meniscus is formed. See, if the molecules of liquid stick to each other, here stick to each other means there is force of cohesion is better than force of adhesion, then convex meniscus is formed. If the molecules of liquid stick to each other better than they stick to the glass molecules, then convex meniscus is formed. But if the molecules of liquid stick to glass molecules better than they stick to each other, then concave meniscus is formed. Concave meniscus, it is meniscus written, meniscus is formed. Okay students, now see in a tabular form. This is the main reason, but this is concave meniscus, concave, or we call it water meniscus. Water meniscus, you understand it as meniscus, and convex meniscus, or we call it mercury meniscus. Okay, now you will see in a water molecule water molecules have far stronger force of adhesion with glass molecules and very less force of cohesion with each other. As you know, adhesion is a force which is happen between two different kind of molecules. So water molecules have far stronger force of adhesion. So there is greater force and here force is less. That's why what happens? It is concave meniscus is formed. Water molecules have far stronger force of adhesion with glass molecules. That's why it comes to upper part, inside it comes to upper, and very less force of cohesion with each other. Okay, this is the reason behind the formation of concave meniscus, or we call it water meniscus. And in case of convex meniscus, mercury molecules have stronger force of cohesion and have no force of adhesion. In case of mercury molecules have stronger force of cohesion. It means they attract each other in a better than they stick to glass molecules. So this is the reason behind the formation of convex meniscus. Mercury molecules have a stronger force of cohesion and have no force of adhesion. So they have no any force of attraction with glass molecules, and they have very stronger force of cohesion with each other. That's why
the convex meniscus is formed. Okay, students? Good morning, students. Welcome to the online classes of Shivaji Group of Institutions. Today, we will discuss our chapter Matter. Matter. In this chapter, we have earlier discussed in my previous lecture कि इंटर कन्वर्जन क्या होता है. तो इंटर कन्वर्जन ऐसा नेम
20 या 50 इस तरह से ml से स्टार्ट की, तो एट द लास्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन या जो आपके है कि केमिकल रिएक्शन जब खत्म हो गई तो आपको जो टेम्परेचर मिले, जो मास मिलेगा वो उतना ही मिलेगा जो कि आपका इनिशियल में था। तो यही कहता है क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द मास कैन neither be created nor destroyed, यानी केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या होता है, ना तो मास बनता है ना ही मास खत्म होता है, जितना लेंगे उतना ही मिलेगा। इसको एक एग्जांपल
Have a cheerful morning to all of you. This is your biology class, and my today's topic is phloem. And in our today class, we will discuss about the structure and functions of phloem. Students, you know that phloem is a conducting tissue. Like xylem, it is also a conducting tissue. And xylem and phloem together constitute a vascular tissue or vascular bundle. So, what are the characteristics of a phloem? So, first is like xylem, these are also a complex tissue. Phloem is also a complex tissue. Complex tissue means it contains a parenchymatous cell and a scleral chymatous cells. Second is phloem consists of or composed of living and non-living cells. Means the phloem tissue composed of living cells and dead cells. Because phloem tissue are made up of 4 elements. First is 4 elements. First is sieve tube. Second is companion cell. And third is phloem parenchyma. And fourth is phloem fibers. So these are 4 elements which is composed. The phloem is composed of these 4 elements: sieve tubes, companion cell, phloem parenchyma, and phloem fibers. So all the 4 elements are made up of, some are made up of living cells and some are made up of dead cells. Like sieve tube, companion cell and phloem parenchyma. These are made up of living cells. And the phloem fiber is made up of dead cells. So that's why we can say it is composed of living and non-living cells. So students, this is the structure of a phloem. And if you talk about the sieve tubes, so the sieve tube is a long, elongated, cylindrical like structure. Like this, you can see here, it is a sieve tube. This is a sieve tube. And the cell wall is thin. The thin cell wall are arranged in vertical manner. Vertical manner like in this manner. The thin cell wall are arranged in vertical manners in sieve tubes. And the end wall of the sieve tube is perforated. The word perforated means has a fine pores. You can see here it has a fine pores like in sieve. In your homes you generally see the sieves which has a fine pores, and sieve is used for sieving the floor and many materials. So like sieve, it has also fine pores, the end wall of the sieve tubes. So this is called, perforated plate is called sieve plate. And this perforated area is called sieve area. Is called sieve area. Students, sieve tube is made up of living cells as I have told you earlier, and it has, at the maturity time, it doesn't have the nucleus. The food particles easily pass out through these pores. Through these pores, the food particle easily pass out. And next to the sieve tube is a companion cell. This is a companion cell, which are directly associated with the sieve tube. You can see here it is directly associated with the sieve tube. This is a companion cell which has a dense cytoplasm. This is a cytoplasm and a prominent nucleus. It is also composed of living cells. It is a main conducting element of the phloem. Companion cell. Companion cell is the main conducting element of the phloem,
because it helps the sieve tubes to conduct the food materials. This is the function of the companion cells, to conduct the food materials in the sieve tube. And one more thing, the sieve tubes and companion cells together for the conducting element. Together for the conducting element, those two elements. Because all the sieve tubes and the companion cells help in the conduction of food materials. And next to the companion cell is a phloem parenchyma. This is the phloem parenchyma. So the main function of the phloem parenchyma is to store the food material. Okay, is for the storage of material. Next is phloem fiber. Phloem fiber is composed of dead cells, and the main function of the phloem fiber is to provide the mechanical support to the phloem tissue. So this is the structure of a phloem tissues. Now we will discuss about the functions of the phloem tissues. So students, the first function first function of the phloem is to conduct the food materials. So in which part of the plant the food is synthesized? In leaves. So to conduct the food materials from the leaves to other plant parts. Other parts of plants. This is the main function of the phloem. And next, phloem parenchyma help us to store food material, like storage of materials. Storage materials. So this is the next function. And next function, the phloem fiber provide the mechanical support to the plant. So it provide the mechanical support. These are the main functions of the phloem. And where the phloems are occur? Phloems are mainly found in all the parts of the plant, like in leaves, stem, branches, and other parts of the plant. All the parts of the plant, phloems are found. So this is the structure and functions of the phloem. Students, that's enough for today. We will discuss another topic in our next class. Have a nice day. Thank you. A very good morning, students. In my previous lecture, I have explained you features related to height and elevation of a landscape for class 8. And now today I will continue the same chapter. And my today's topic are conventional sign and symbols on a topographical survey map. तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों settlements. तो these are three types of settlements. Settlements are shown in red color. तो topographical survey map में बच्चों settlements कैसे show होते हैं? Red color में show होती है. This is the symbol that show permanent hut, and this is the symbol that show temporary hut. So there are three types of settlement. First settlement is nucleated settlement. तो ये settlement कैसे होते हैं बच्चों? Nucleated settlement. तो इस तरह के settlement में क्या होता है? These settlements are clustered together. तो you can see in the picture these settlements are clustered together. मतलब एक दूसरे के साथ सटे हुए huts होते हैं. Can be found close to railway station, quarry or industrial site. तो इस तरह के settlements बच्चों कहाँ दिखाई देते हैं? Railway station में, quarries में और industrial site. Now second type of settlement is linear settlement. Linear settlement. These are the settlements which usually develop on either side of a main road. तो इस तरह के settlement बच्चों कहाँ दिखाई देते हैं? Main road की side पे. और they provide services. Example dhabas, hotels and shops. And our third type of settlement is scattered or dispersed settlement. This is the picture of scattered settlement. In these settlements, the huts are scattered. तो इस तरह के settlement में क्या होता है
and scattered settlement, and they are shown in red color on a topographical survey map. And now interpretation and analysis of a given topo sheet. तो बच्चों मैं आपको आज बताने जा रही हूँ कि इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस कैसे करेंगे गिवन टोपो शीट को. दिस इज अ पिक्चर ऑफ topographical map. So interpretation and analysis of a given topo sheet. तो टोपो शीट हमारी क्या है 45D7 है. स्केल ऑफ मैप क्या है हमारा 150,000 किलोमीटर. तो मैंने आपको बताया था इन माय प्रीवियस लेक्चर आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज आरएफ. आरएफ मींस रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन. इट इज अ न्यूमेरिकल मेथड. तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ आरएफ? डिस्टेंस ऑन द मैप अपॉन डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड. तो इसके मेन फीचर्स क्या हैं टोपोग्राफिकल सर्वे शीट के? मेन फीचर्स हैं हमारे. दिस इज अ पिक्चर ऑफ टोपोग्राफिकल सर्वे शीट. This is a picture of topographical survey sheet and this is sheet number is 45D7. इस sheet का नंबर क्या है बच्चों 45D7. तो हाइट क्या है? हाइट एंड कॉन्टूर्स आर गिवन इन मीटर्स. तो ये मेन फीचर ऑफ टोपो शीट के मेन फीचर्स क्या है? हाइट और कॉन्टूर्स को किसमें गिवन किया गया? मीटर्स में. कॉन्टूर इंटरवल कितना है बच्चों 20 मीटर. और वाटर बॉडीज आर वाटर फीचर्स आर शोन ऑन अ टोपोग्राफिकल शीट इन ब्लू कलर. Blue color indicate that they are perennial rivers, perennial streams. Perennial means I already explained you. They contain water throughout the year. Now next, cultivable land. Cultivable land are shown in yellow color on a map. Uncultivable land means barren land. This is not suitable for cultivation. Uncultivable land shows in white color on topographical survey map. Reserved and protected forests are shown in green color in topographical survey map. Wooded areas are shown in green color in topographical survey map. White surveyed areas are shown in black color in topographical survey map. So these are the features of the topographical sheet. And what is number of topographical sheet is 45D7 and it's showing the areas of Rajasthan and Gujarat. तो किस एरिया को शो किया जाता है इस टोपोग्राफिकल शीट में? राजस्थान और गुजरात के एरियाज को शो किया जाता है. एंड नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज conventional sign and symbols. Conventional sign and symbols on topographical survey map. Conventional sign and symbols on topographical survey maps. तो बच्चों इसमें फर्स्ट आता है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिटिकल बाउंड्रीज. रिप्रेजेंटेशन of political boundaries. इसमें सबसे पहले हमारे आती है बच्चों इंटरनेशनल बाउंड्रीज. इंटरनेशनल बाउंड्रीज दिस इज अ सिंबल ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्रीज. This is a symbol of international boundaries. International boundaries. So this is the symbol of international boundaries represented by bold dash and dot indicates the border between the countries. तो क्या इंडिकेट करती है? कंट्रीज के बीच के बॉर्डर को. Now next is state boundaries. This is the symbol of state boundaries. Now next is state boundaries. This is the symbol of state boundaries. Now next is district boundary. This is the symbol of district boundaries. So there are three types of boundaries shown by these symbols: international boundaries, state boundaries, and district boundaries. And now representation of
करेंगे टोपोग्राफिकल सर्वे मैप में। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले बच्चे इसमें आती है हमारी मेटल रोड। दिस इज द पिक्चर ऑफ मेटल रोड। दिस इज द पिक्चर ऑफ मेटल रोड। तो मेटल रोड को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मेटल रोड या इसको पक्का रोड भी कहते हैं। These are also called पक्का roads. So metal road shown in red double line. इसको कैसे शो किया जाता है? रेड डबल लाइन में इसको शो किया जाता है मैप पे। और दिस इंडिकेट्स द डेवलपमेंट ऑफ अ ट्रेड इन अ रीजन। किसी भी क्षेत्र में ट्रेड व्यापार कैसा है उसको ये लाइन शो करती है। और these are shown in a red color. Now next is unmetalled road. This is a symbol of unmetalled road. Unmetalled roads और कच्चा, इसको कच्चा रोड्स भी कहते हैं। एंड दिस इंडिकेट्स विलेज और अनडेवलप्ड कंट्रीज। ये किस चीज को इंडिकेट करती है बच्चों? विलेजेस को या अनडेवलप्ड कंट्रीज को इंडिकेट करती है। नाउ नेक्स्ट इज दिस इज अ पिक्चर ऑफ कार ट्रैक। दिस इज अ पाथ, ये रास्ता होता है, फुटपाथ होता है। दिस इज अ पाथ मेड बाय ब्लॉक कार्ट्स। किसके द्वारा बना होता है? ब्लॉक कार्ट्स के द्वारा। नाउ नेक्स्ट इज पैक ट्रैक। This is also a path and it is usually used by man and animals to travel. तो इसका man और animals के द्वारा यूज किया जाता है ट्रैवल के लिए। So these are the symbols to represent transport and communication on a topographical survey map. Metal road, unmetal road, car track and pack track. Now next, represent railways on topographical survey map. This is the symbol of it is called broad gauge. Do you know what is gauge? The distance between two rails is called a gauge. तो दो रेलों के बीच में जो डिस्टेंस होता है बच्चों उसको हम लोग गॉज कहते हैं। The distance is 1.69 meter. Now next is symbol indicates meter gauge. The distance between rail is 1 meter. And now third is narrow gauge. The distance between rail is 0.7 meter. So these symbols represent railway on a topographical survey map. And now representation of drainage on a topographical survey map. Drainage system कैसे हम शो करते हैं topographical survey map में? First streams. This symbol indicates stream or नदी. And now this symbol indicates river. If speckled showed right, अगर इसके बीच में this line is a blue line. अगर इसके बीच में ये blue line होती है, it indicates dry, arid state. If colored blue, अगर इसके बीच में blue line आ जाती है, shows perennial river. I already told you what a perennial river, a river bear water throughout the year. Now next, this symbol indicates streams with track. And now next symbol is this symbol indicates canal. And now next, rivers with islands and rocks. आप देख सकते हैं कि ये नदी है और उसके बीच में ये island है और ये rocks हैं. तो this symbol indicates rivers with island and rocks. And now this symbol indicates disappearing streams. So they found in sandy region and the water in streams is absorbed when they meet the main river. इन नदियों का पानी सूख जाता है, absorb हो जाता है जब ये main river से मिलती है. Now next is seasonal or non-perennial river. Now next symbol is seasonal or non-perennial river. So non-perennial का मतलब होता है there is no water throughout the year, they are dry river. So this symbol indicates seasonal or non-perennial river. Now next is confluence.
a place where 2 or 3 rivers are meet. संगम जिसे कहते हैं। तो कॉन्फ्लुएंस वो प्लेस है जहां पर 2 या 2 से ज्यादा नदियां क्या होती हैं, मिलती हैं, मेट। तो इट इज वेयर दैट ट्रिब्यूटरी मीट्स द मेन रिवर। तो ये वो जगह है जहां पर ट्रिब्यूटरी अपनी जो सहायक नदी होती है वो अपनी मेन रिवर से मिल जाती है। नाउ नेक्स्ट सिंबल इज मेंडर। नाउ नेक्स्ट सिंबल इज मेंडर। मेंडर क्या होता है बच्चों? इट इज बेंड इन रिवर फ्लोइंग थ्रू अ प्लेन। ये एक तरह का मोड़ होता है। देखिए आप पिक्चर में देख सकते हैं, जब रिवर्स हमारी प्लेन से होके गुजरती हैं तो इट इज अ बेंड इन रिवर फ्लो थ्रू द प्लेन। नाउ नेक्स्ट इज फॉल्स। नाउ नेक्स्ट सिंबल इज फॉल। तो फॉल क्या होते हैं बच्चों? इट इज रिटन फॉल along with meters in a hilly areas and showing a steep slope। तो ये फॉल हमारे कहाँ मिलेंगे आपको? हिली एरियाज में। एंड नाउ नेक्स्ट इज ब्रोकन ग्राउंड। दिस सिंबल indicates broken ground। This symbol indicates broken ground। तो बच्चों क्या है? Generally found the banks of a stream or a river in arid region। arid region में नदियों के किनारे इस तरह के broken ground पाए जाते हैं। These are the drainage pattern that you can see on a topographical survey map। Now that's all for today। I will continue this chapter in my next video। Class, welcome to your Shivaji Group of Institutions online classes. Yesterday I have taught you chapter first, a period of transition, and I have explained the many topics of these chapters. But now today I will teach you the topics is reformation. Reformations means in Hindi sudhar. The term reformation refers to major development in Europe. In the period of reformation, two major reforms or two major developments in Europe towards the latter part of Renaissance. The Reformation is the period after the period of Renaissance. The Protestant Reformation, the Protestant Reformation is the main reformation because it means dharma sudhar. Protestant yani dharma, Reformation yani sudhar. And the counter reformation or reformation, it's called counter reformation or reformation yani sudhar ही कहा जाता है। Martin Luther, a monk, a priest in Germany, में led to the Reformation, led to the Reformation movement, the Martin Luther in Germany, a monk is called a Reformation monk. He protested, against the corrupt practices of the clergy. At first, he protested to the people of Germany that to correct practices of the clergy. The Protestant Reformation means dharma sudhar resulted, but that result in a split in Christianity, that result in everywhere the Christianity is spread in broadly, and secessions of a large number of countries from Roman Catholic churches, and this time
a large number of these countries from the Roman Catholic Church. Now I will explain you voyages and discoveries. Voyages and discoveries. Bartholomew Diaz and Vasco da Gama CE 1460 to 1524 यानी बार्थोलोमेव डियाज और वास्को दा गामा CE 1460 से 1524 वर पोर्टुगीज सेलर माने पोर्टुगीज सेलर the Diaz reached the southernmost tip of Africa यानी at first Diaz reached the southernmost tip of Africa which came to be known as the Cape of Good Hope which today we known as a Cape of Good Hope. In CE 1498 we talk about the one in Vasco da Gama. Then in CE 1498 Vasco da Gama, after traveling around the African continent, माने अफ्रीकन कंटिनेंट की ट्रेवलिंग के बाद reached Calicut यानी वास्को दा गामा reached Calicut on the west coast of India. That is the west coast of India. This was the discovery of new sea route. Yani this was the discovery of a new route is called in India. The Vasco da Gama reached in Calicut on the western coast of India. The discovery of a new route on India, Indonesia, East Indies, Sri Lanka, China and Japan. Now we discuss about Christopher Columbus. Christopher Columbus is CE 1451 to 1506 यानी the Christopher Columbus CE 14 to 51 and 15 to 06. He was an Italian sailor. He was an Italian sailor who was helped by Spanish Queen Isabella. He helped in that time by the Spanish Queen Isabella to explore new sea routes because he wanted to explore new sea routes to the east. In other voyages, he reached around America. When he went to other voyages, he reached America in CE 1492. यानी Christopher Columbus reached America 1492. But he did not realize that he discovered a new continents, and he called the people of because he don't know या he don't understand कि he discovered a new land, so he called the people of new lands as the Indians. But he called the new lands people as the Indians. American Vespucci. So who was American Vespucci? So an Italian, he was an Italian because Christopher Columbus and American Vespucci both were Italian. He made 4 voyages to the places. And visited by Columbus. And America was named after him. Thus we say after he made the voyages, America was named after him. Ferdinand Magellan.
Ferdinand Magellan, CE 1460 to 1521, he was a Portuguese navigator. Ferdinand Magellan was a Portuguese navigator in the service of Spain. He was a Portuguese navigator and he in the service of Spain. He was convinced that the world was round. He was convinced that the world and whole world was round. He sailed through the southernmost point of South America, and he reached the East. And after that southernmost point of South America, then after he reached the Eastern Greece. In CE 1519, when in 1519 he reached the Eastern Greece, he was killed in Philippines. But at last he was killed in Philippines, but his ship Victoria, which name was Victoria, completed the voyages around the world. Thus we say his voyages was around the world. Now I explained these topics of these chapters, but tomorrow I will explain you the regulation, industrial revolution. Thank you for attending this class. सुस्वागतम। मैं रेणुलता पांडे, संस्कृत शिक्षिका, शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। बच्चों, आज मैं 8th क्लास इंग्लिश मीडियम के बच्चों को चैप्टर 1 तस्मै श्री गुरुवे नमः इस लेसन की मैं एक्सरसाइज कराने जा रही हूँ। अनुशीलनम यानी एक्सरसाइज। इसके पहले बच्चों आप इस चैप्टर का अर्थ लिख चुके हैं, जो श्लोक है उनका अर्थ लिख चुके हैं और शब्दार्थ भी लिख लिए होंगे, ऐसी मुझे आशा है। चैप्टर की स्टार्टिंग में ही आपको शब्दार्थ लिखने, ये मैंने पहले भी बताया है। इसके बाद आपने अर्थ लिखा होगा। अर्थ के बाद अब अगला स्टेप जो है वो एक्सरसाइज का है। तो एक्सरसाइज ये लिखितम है। इसके पहले मौखिक में दिया हुआ है कि आप इस चैप्टर के श्लोक याद करें। लिखितम में एक्सरसाइज नंबर 2 है, पूर्ण वाक्य में प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वो एक्सरसाइज नंबर 1 थी मौखिक, और ये नंबर 2। तो ये जो मैं प्रश्नोत्तर आपको लिखा रही हूं, ये आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। नोटबुक में क्या करना है, ध्यान अच्छी तरह से समझ लीजिए। आपको शब्दार्थ लिखने हैं, अर्थ लिखना है, और ये पूर्ण वाक्य में जो प्रश्नोत्तर मैंने लिखाए हैं ये भी आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। बस इसके अलावा नोटबुक में और कुछ नहीं करना है। शेष जितनी भी एक्सरसाइज है वो आपको बुक में फिल करनी है। बुक में ये क्वेश्चन भी लिखने हैं, यानी आपको बुक में ओवरऑल एक्सरसाइज फिल करनी है। क्लियर? तो ये आप प्रश्नोत्तर अपनी बुक नोटबुक में भी लिख लेंगे। पहला प्रश्न है बच्चों, तिमिरः अंधकारः कस्य अस्ति? तो इसका उत्तर है तिमिरः अंधकारः अज्ञानस्य अस्ति। इसको आप पहले हिंदी में भी समझ लें, हिंदी में जरूर ट्रांसलेट करें तो आपको लर्न करने में आसानी होगी। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अज्ञान रूपी अंधकार किसका है? तो आप बताएंगे अज्ञान रूपी अंधकार अज्ञान का है। ठीक है, आपको हिंदी वर्जन लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है। लिखना आपको संस्कृत में ही है। ये रूल होता है कि जिस भाषा में हम प्रश्न कर रहे हैं हमें उत्तर भी उसी भाषा में ही देना चाहिए।
तो बस आप इजली समझ लें, मैं इसलिए इसको ट्रांसलेट करके बता दूं। गुरु कया चक्षु उन्मीलयति, गुरु किससे नेत्रों को खोलता है? तो इसका आंसर है गुरु ज्ञान रूपी काजल की तीली से नेत्रों को खोलता है। अब संस्कृत में आप लिखेंगे इसका उत्तर, गुरु ज्ञानांजन शलाकया चक्षु उन्मीलितम। थर्ड है क्वेश्चन, गुरु कह नाम अभिकथिता, इसका आंसर है गुरु ब्रह्मा विष्णु महेशा इत्यादि भी नाम अभिकथिता। यानी पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि गुरु को कितने नामों से पुकारा गया है, तो आप बताएंगे गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि नामों से पुकारा गया है। नेक्स्ट है गुरुणा किम दर्शितम, गुरु के द्वारा क्या दिखाया गया है? आंसर है गुरुणा तत्पदम ईश मार्गम दर्शितम, गुरु के द्वारा उस मार्ग को, कौन सा मार्ग? ईश मार्ग, ब्रैकेट में लिखेंगे, दिखाया गया है। गुरु के द्वारा उस मार्ग को यानी ईश मार्ग को दिखाया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, कहा संशयः नास्ति, क्या संदेह नहीं है? तो गुरु प्रसादात् सर्वं तु प्राप्यते नात्र संशयः, गुरु की कृपा से सर्वम तु प्राप्यते, सब कुछ प्राप्त हो जाता है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। इस तरह बच्चों ये आपके प्रश्नोत्तर पूरे हो गए पूर्ण वाक्य में, इन्हें आप नोटबुक में लिख लें। बच्चों एक्सरसाइज नंबर 2 के बाद अब हम आते हैं एक्सरसाइज नंबर 3 पर। मंजूषा से शब्द चुनकर अन्वय पूरा कीजिए। मंजूषा यानी ब्रैक जो बॉक्स दिया हुआ है, बॉक्स में कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, उन वर्ड्स को लेकर के ये जो है अन्वय पूरा करना। संस्कृत में अन्वय आपको बता दें क्या होता है। आप सोचेंगे ये अन्वय क्या है? संस्कृत में जो श्लोक होते हैं, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि शब्दों का क्रम जो है वो एक सा नहीं होता है, एक साथ हम शब्दों को क्रम से नहीं लिखते हैं। कहीं हम नीचे की लाइन से एक शब्द लेते हैं, कहीं ऊपर की लाइन से, कहीं लेफ्ट एंड राइट। इस तरह से शब्दों को जब हम क्रम से लगा लेते हैं तब श्लोक का अर्थ बनता है। तो शब्दों को क्रम से लगाना ही, क्रम से व्यवस्थित करना ही अन्वय है। तो ये जो दिया हुआ है श्लोक, इसमें वो शब्द चुन करके अन्वय कंप्लीट करना है। येन अज्ञान तिमिर, यहाँ पर आएगा FIB में अंधस्य शब्द। ज्ञानांजन शलाकया चक्षु आएगा FIB पे, यहाँ चक्षु उन्मीलितम तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये 3 शब्द दिए हुए बॉक्स में, अंधस्य, चक्षु और श्री गुरुवे। तो इस तरह से मैंने इन शब्दों को क्रम से लगाया है। तो शब्दों को क्रम से व्यवस्थित करना ही अन्वय है। इस तरह से ये अन्वय पूरा हो गया। नंबर 2 में भी शब्द दिए हैं, अखंड मंडलाकारम, अखंड मंडलाकारम चराचरम नहीं है बेटा, अखंड मंडलाकारम के बाद चराचरम है। तो इसमें 3 शब्द हैं, अखंड मंडलाकारम, व्याप्तम, तत्पदम। तो ये शब्द यहाँ पर व्यवस्थित क्रम में इस तरह से आएंगे, येन अखंड मंडलाकारम। यहाँ जो रिक्त स्थान दिया है FIB है, वहां पर आप लिखेंगे अखंड मंडलाकारम। चराचरम के बाद व्याप्तम आएगा यहाँ पर, और येन च तत्पदम, यहाँ पर थर्ड FIB में आएगा दर्शितम, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये जो अस्तु लिखा हुआ है श्लोक कंप्लीट होने के बाद भी, तो अस्तु का मतलब होता है हो, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर इसको ब्रैकेट में दे दिया है, क्योंकि ये शब्द श्लोक में है नहीं और अर्थ में हम शब्द का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यहाँ पर अस्तु शब्द आया। नमस्कार है या नमस्कार हो, ठीक है। तो ये इस तरह से एक्सरसाइज नंबर 3 के दोनों श्लोक का अन्वय आप कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 4,
भिन्न प्रकृति वाले शब्द को रेखांकित कीजिए। जो ऑड वर्ड्स होते हैं उन्हें आपको अंडरलाइन करना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये शब्द दिए हुए हैं। तो नंबर 1 पे देखिए शब्द है आचार्यः, गुरुः, शर्मा, उपाध्याय। अब इसमें से कौन सा वर्ड ऑड वर्ड है या भिन्न प्रकृति वाला है उसे आपको अंडरलाइन करना है। तो देखिए ये जो है आचार्य, गुरु और उपाध्याय, ये जो है गुरु के पर्यायवाची हैं, लेकिन शर्मा नहीं है, इसलिए ये ऑड वर्ड हो गया और इसे आप अंडरलाइन करें। नेक्स्ट है धनार्थी, विद्यार्थी, छात्रः, शिष्यः। तो देखिए विद्यार्थी, छात्रा, शिष्य ये सिनोनिम्स हैं, लेकिन धनार्थी नहीं है। धनार्थी का मतलब होता है धन चाहने वाला, तो ये ऑड वर्ड हो गया, इसे अंडरलाइन करें। नेक्स्ट है चंद्रः, निशाकरः, विधु, दिवाकरः। तो देखिए ये चंद्रः, निशाकरः और विधु ये जो है पर्यायवाची है चंद्रमा के, लेकिन दिवाकरः मीन्स होता है सूर्य, तो दिवाकरः जो है ऑड वर्ड होगा, इसे अंडरलाइन करें। नेक्स्ट है रजनी, रजनी, आहा, निशा, रात्रि। ये रजनी, निशा और रात्रि ये तीनों रात के पर्यायवाची है, ठीक है, लेकिन आहा मीन्स होता है दिन, तो ये ऑड वर्ड हो गया, इसे अंडरलाइन करें। नेक्स्ट है जलम, शलिलम, दधि, नीरम। जलम, शलिलम, नीरम ये जल के पर्यायवाची है, लेकिन दधि मीन्स होता है दही, तो ये ऑड वर्ड हो गया, इसे भी आप अंडरलाइन करें। नेक्स्ट नंबर 6 देखें, सद्यः, शीघ्रम, सपदि, शनैः। सद्य मीन्स शीघ्र होता है जल्दी, ये तीनों सिनोनिम्स हैं। सद्यः, शीघ्रम और सपदि मीन्स भी शीघ्र होता है, लेकिन शनैः मीन्स होता है धीरे, तो ये शनैः शब्द जो है ऑड वर्ड हो गया, इसे आप अंडरलाइन करें। तो इस तरह से आप ये एक्सरसाइज नंबर 4 कंप्लीट करेंगे। ओके, हाँ बच्चों, अब देखिए एक्सरसाइज नंबर 5, विलोम शब्दों को मिलाइए। ये वर्ड्स दिए हैं, आहा, शीघ्रम, ये सब 8 वर्ड्स दिए हुए हैं, इसी के सामने जो है वो डिफरेंट वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो आपको इन शब्दों के विलोम की मैचिंग करनी है। मैचिंग करने के लिए आप लाइनिंग करते हैं, तो यहाँ मैंने लाइनिंग ना करके इन शब्दों के विलोम उसके सामने ही लिख दिए, और आपको भी ऐसा ही करना है। आप जब लिखेंगे अपने बुक में एक्सरसाइज फिल करेंगे तो उसके सामने ही मैचिंग वर्ड्स लिखेंगे। ओके, तो जैसे आहा का मैचिंग होगा विलोम शब्द रात्रि, शीघ्रम का विलोम शनैः, सज्जना का विलोम दुर्जनः, दीर्घम का विलोम लघु, गुरु का विलोम शिष्या, नरः का विलोम नारी, तमः का विलोम प्रकाशः और स्वस्था का विलोम अस्वस्था। तो ये विलोम शब्द आप भी ऐसे ही बिल्कुल सामने ही उसके लिखेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, चित्र को देखकर मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से संस्कृत में 5 वाक्य लिखे। तो जो चित्र दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये 5 सेंटेंसेस हैं, इन्हें आप लिखेंगे। पहला सेंटेंस है, अद्य वृक्षारोपण दिवसः अस्ति, प्रधानाचार्यः पादपान रोपयति। रोपयति मीन्स लगाती, पादपान मीन्स पौधों, सॉरी लगाते हैं, प्रधानाचार्य पुल्लिंग है, प्रधानाचार्य पौधों को लगाते हैं। छात्राः अपि वृक्षारोपणं कुर्वन्ति। 4th नंबर है, शिक्षिकाः च जलपात्रेण पादपान सिंचति, पौधों को सींचते हैं। एका शिक्षिका पादपम रोपयति, एका शिक्षिका पादपम रोपयति। तो चित्र के अनुसार ये 5 वाक्य आपको बुक में लिखने हैं। लास्ट एक्सरसाइज नंबर 7 है, श्लोक के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
तो श्लोक दिया हुआ है अज्ञान तिमिरा अंधर से, जो आपने पढ़ा है उसी श्लोक से ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ज्ञानांजनम किम इव अस्ति, ज्ञानांजनम किम इव अस्ति, ये पहला क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन मैंने यहाँ लिख दिया है, शलाका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिमिरा अंधा कस्य अस्ति, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है अज्ञान से। ये दोनों जो मैंने लिखे हैं यहाँ पर, ये करेक्ट ऑप्शन लिखे हैं, इन्हें ही आपको टिक करना है। क्लियर? अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है गुरुणा किम उन्मीलितम, तो इसका आंसर है गुरुणा चक्षु उन्मीलितम, ये आंसर है। ठीक है बच्चों, अब है नेक्स्ट इसका पॉइंट, भाषी कार्य में गुरुवे पदे का विभक्ति, तो गुरुवे पदे चतुर्थी विभक्ति, इसको टिक करेंगे आप करेक्ट ऑप्शन को। और चक्षु शब्द से का अर्थ, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा नेत्रम। ये मैंने यहाँ पर दोनों करेक्ट ऑप्शन लिख रखे हैं, इन्हें आप टिक करेंगे। ठीक है, ये भी करेक्ट ऑप्शन है और ये भी। तो इस तरह से आपका ये अनुशीलनम यानी एक्सरसाइज इस चैप्टर की कंप्लीट हो गई है। ओवरऑल अब ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है बच्चों। ठीक है, तो आपको पूरी एक्सरसाइज बुक में पेंसिल से फिल करनी है, कोई भी बच्चा पेन का यूज नहीं करेगा बुक में। और बाकी जितना नोटबुक में लिखना है वो नोटबुक का वर्क भी कंप्लीट करें, शब्दार्थ लिखें, अर्थ लिखें और पूर्ण वाक्य में प्रश्नोत्तर लिखें। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। Good morning, student. This is 8th E class, chapter number 1, operating system. Student, in previous class we discussed CUI, that means the character user interface. Today we discuss GUI interface. Okay, the full form of GUI interface is graphical user interface. In this interface, all the commands replace in icons, buttons, windows and menus. That means in GUI interface has icons, buttons, folders, windows and menus. Okay, this GUI interface eliminates the need for user to remember the whole lots of command. That means the main feature of GUI interface is this, कि user can don't need to remember all the commands. Okay, in this picture this is the GUI interface. This screen is called desktop. It is called the desktop. What is the desktop? Desktop, when we start the computer, the first rectangular area display on your screen, this is called the desktop. In the desktop has icon, folders and lots of buttons. Okay, an icon represents the program or commands. Okay, how to execute these button or folder or programs? With the help of mouse, by clicking the mouse button, we execute these commands. We execute all these commands with the help of mouse button. Okay student, what is the example of CUI interface? Example is GUI interface is Microsoft Windows, Mac OS. Okay, now let us example Windows XP, Windows 90, with all the versions of Windows. These are the GUI interface. GUI interface is a user friendly. Okay, user friendly. Okay student, now we
we explain the difference between CUI and the GUI. The first difference is full form. It is the graphical user interface, and CUI, it is the character user interface. Second point, in GUI, it is user friendly. CUI, it is not user friendly. Okay. Now next point, it has no command prompt in GUI. In CUI, it has command prompt. Okay. Now fourth point, a user give commands by simply clicking on icon and buttons on the screen. In CUI, a user needs to remember all the commands and their syntax, and all the commands execute after pressing the enter key. Okay. Now next is example MS Windows, Mac OS. It is the example of GUI, and CUI, MS DOS is the example of CUI. The full form of MS DOS is Microsoft Disk Operating System. Okay student, thank you. Have a nice day.